नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल कर्णप्रयाग पहुंचे और पौड़ी संसदीय सीट से वो प्रत्याशी हैं। गणेश गोदियाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके लिए रैली निकाली और साथ ही साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे गणेश गोदियाल से जुड़ी हुई। गणेश गोदियाल कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और साथ ही साथ उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और उसके बाद गणेश गोदियाल ने जनसभा को भी संबोधित किया और जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अगर उनकी सरकार आती है उत्तराखंड में तो उत्तराखंड का विकास तय है। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और साथ ही साथ आपको बता दें कि गणेश गोदियाल लगातार बीजेपी को घेरने की भी यहां पर कोशिश करते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल का जो कर्णप्रयाग का जो दौरा था वो कई मायनों में खास था और कई मायने उसके थे। गणेश गोदियाल पौड़ी संसदीय सीट से वो प्रत्याशी हैं और इस बार चुनावी रण में वो कूद चुके हैं और उसकी तैयारी में भी जुट चुके हैं। आज उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली की और रैली में जनसभा को संबोधित भी गणेश गोदियाल ने किया। और साथ ही साथ कांग्रेस ने क्या कुछ रणनीति उत्तराखंड के लिए तैयार की है, वो पूरी रणनीति जनता के सामने रखी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? गणेश गोदियाल का कितना चांस आपको लगता है इस बार के चुनावों में? बिल्कुल भारती, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने और सभी को मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाकर के अपने पक्ष में मतदान करने की जो अपील करने का अधिकार है। और उसी के तहत लोकतंत्र के इस पर्व में जहां एक और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी भी उन पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज गणेश गोदियाल के द्वारा जो कर्णप्रयाग क्षेत्र में आज बड़ी जनसभा और रोड शो निकाल करके जनता के बीच में जाना और वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाते हुए नजर आए, बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, इससे कहीं न कहीं गणेश गोदियाल का जो कद है, गणेश गोदियाल जिस उद्देश्य से इस बार पौड़ी लोकसभा सीट मैदान में है, उससे कहीं कहीं जो गणेश गोदियाल की जो मेहनत है उससे भारतीय जनता पार्टी के भी कहीं कहीं असहज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लगातार पौड़ी लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कांग्रेस और भाजपा में दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा, दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो रही है। पवन, कर्णप्रयाग का ये दौरा कितना खास होने वाला है? कितने मायने इसके निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कर्णप्रयाग भी ऐसी सीट है जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, लेकिन कांग्रेस के गणेश गोदियाल इस बार काफी अच्छा चुनाव पौड़ी लोकसभा से लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है उसमें कहीं भी पांचों प्रत्याशियों में कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि गणेश गोदियाल किसी न किसी विषय को लेकर के, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में भी बने हुए हैं, मीडिया की भी सुर्खियां बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लगातार दो चार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आगे की रणनीति की बात करूं मैं पवन, तो क्या कुछ रणनीति गणेश गोदियाल की तरफ से बनाई जा चुकी है और बनाई जा सकती है? बिल्कुल भारतीय, सभी पार्टियां और सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, कैसे जीत हासिल करें, उसके आधार पर मुद्दे तय करती है। और इसी आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जो या तो मुद्दे वो समाप्त हो चुके हैं और या फिर वो मुद्दों में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, अंकिता भंडारी केस में अभी सुनवाई चल रही है, फास्ट ट्रैक अदालत में ये पूरा मामला है, लेकिन गणेश गोदियाल और कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया जा रहा है और इसको भी एक अहम मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की बात की जा रही है।
दूसरी ओर चाहे वो अग्निवीर योजना हो, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और उत्तराखंड से सबसे ज्यादा जो प्रहरी है, जो सेना में जो लोग कार्य करते हैं, जो सैनिक हैं, सैनिक के तौर पर उत्तराखंड के प्रत्येक घर से कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में भारतीय सीमाओं पर सेना में रहकर के सेवाएं दे रहा है। तो जो अग्निवीर योजना है, इसका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी हर जगह दिखाई दे रही है। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर विधानसभा में रोड शो किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा के संकल्प को पूरा करने के लिए तन मन धन से जुट जाने का आह्वान किया। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर विधानसभा में रोड शो निकाला। क्षेत्र में पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने उनका भव्य स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो औरंगाबाद से बहादुराबाद और चौकी तक होते हुए आपको बता दें कि सीतापुर तिराहा पहुंचा और विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी पर पुष्प बरसाकर स्वागत किया। विधानसभा का ये रोड शो था और बहुत सुबह शुरू हो गया था और बहुत बढ़िया रोड शो हुआ है, जनसंपर्क हुआ है, मैं कहना चाहूँगा। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। बहुत उत्साह है, जोर शोरों से स्वागत है। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को मोर्चे में झोंक दिया है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में उनकी सभाओं के कार्यक्रम तय किए गए हैं। वरिष्ठ नेता अनिल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल यानी कल संसदीय सीट के अंतर्गत कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का 17 अप्रैल को टिहरी सीट के और फिर सहसपुर में रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आखिरी समय में जनता से जिस तरह से भी संपर्क किया जा सकता है, भाजपा उसी तरीके से करेगी और बेहतरीन मार्जिन के साथ भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। दौर आ गया, आज 15 तारीख है और कल जो है आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी कोटद्वार में वो अपनी सभा करने वाले हैं। परसों अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, वो चक्राता में अपनी जनसभा करने वाले हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर में ज़मीनी कार्यों के लिए, संगठन से जुड़े हुए कार्यों के लिए भाजपा जानी जाती है। घर घर जाना है, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठना है, घर घर बैठक करनी है, पर्चियां जानी हैं, सभी तरह के संपर्क जो एक आखिरी समय पर होते हैं, ये आगे आने वाले 3-4 दिनों में हमारे बीच में होने वाले हैं। और मुझे लगता है समय आ गया है कि हम सुनिश्चित जीत को अभूतपूर्व जीत की तरफ ले जाएं और उसे एक बेहतरीन मार्जिन के साथ हम 5 लोकसभा सीट जीतें। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? लगातार जो है रोड शो किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, कितना प्रभावी साबित होने वाला है? बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, वो प्रत्येक वोटर तक पहुंच कैसे बनाई जाए, कैसे अधिक से अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रही है। भले ही यहाँ पर 5 सीटें हैं, लेकिन स्टार प्रचारक लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि अब 2 दिन का वक्त शेष है, कल और परसों 5 बजे तक, यानी कि 17 तारीख को 5 बजे तक ही अब जनसंपर्क होना है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार 1 से 2-3 जो स्टार प्रचारक हैं, वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा था, उन्होंने मसूरी में एक जनसभा और रोड शो में वो शिरकत करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। और कल गृह मंत्री अमित शाह पौड़ी लोकसभा सीट की कोटद्वार में कल विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ठीक है पवन, आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। उत्तर भारत के अहम पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक है टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट।
टिहरी उत्तराखंड का एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां आज भी महारानी है। आपको बता दें कि टिहरी संसदीय क्षेत्र पर भाजपा ने महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने ज्योत सिंह गुनसोला को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं टिहरी से भी बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह वहां से पहले भी संसदीय चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं इस बार ज्योत सिंह गुनसोला माला राज्यलक्ष्मी शाह को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। गुनसोला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टिहरी सीट से इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। आगे उन्होंने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। यह बदलाव राज्य ही नहीं अपितु देश में भी होने जा रहा है और टिहरी क्षेत्र पर महारानी और प्रजा के बीच इस बार मुकाबला होना है। जनता इस बार जनता के बीच के ही उम्मीदवार को वोट देगी, क्योंकि महारानी के कार्यकाल को जनता ने देख लिया है। आम जनता को अब समझ में आ गया है कि इस बार उनका सांसद ऐसा होना चाहिए जो उनकी खोज खबर ले, उनके सुख दुख में उनका साथ दे। देश में होगा। आम जन इतने दिन घूमे क्षेत्र में किस तरह का रुझान है? भाई सच बताऊं, आप तक तो पहुंच चुकी होगी सब बातें। आम जन का रुझान इस समय परिवर्तन का है और वो परिवर्तन भी टिहरी संसदीय क्षेत्र से शुरू, सीट नंबर 1 से शुरू होगा और ये परिवर्तन पूरे देश में होगा। आम जन ये मन बना चुका है। मैं पूरा संसदीय क्षेत्र घूम कर आ चुका हूँ। 2 राउंड मैंने इसमें मारे हैं। मुझे अब ये लगने लगा है कि जनता जनमानस की जो इच्छा है वो ये है कि भाई सांसद कम से कम इस तरह का तो होना चाहिए कि कोई हमारी खैर खबरियाँ ले ले, लोगों के आम सवालों से जुड़े, उनके सवालों को सदन तक पहुंचाए। तो लेकिन उनको 12 साल में जो है निराशा और हताशा ही हाथ में, तो वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं और परिवर्तन होना है जरूर है। उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र सतपुली में बीते दिनों पकड़ी गई शराब को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी की शराब होने का दावा किया था और उनके द्वारा यह प्रचारित किया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी अनिल बलूनी के द्वारा यह शराब मतदाताओं को प्रलोभन के तौर पर पिलाने के उद्देश्य से लाई गई थी, जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। अब चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और 24 घंटे में जवाब तलब करने को कहा है। ये निर्वाचन आयोग का ने इस पर को हम लोगों ने शिकायत की थी और निर्वाचन आयोग ने आबकारी से इसकी सूचना भी मांगी है और आबकारी विभाग ने कहा है कि ये तो पहले से रखी हुई शराब है। इसका साफ साफ स्पष्ट कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना। लेकिन अब जो है निर्वाचन आयोग ने जो हमने शिकायत की थी उस शिकायत के आधार पर इसमें जो है कि जांच भी बिठा दी है और इस पर नोटिस भी जारी किया है। तो हमारा सबसे पहले तो मानना ये है कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशी को जिस तरह से उन्होंने दिग्भ्रमित किया जनता को, जिस तरह से झूठ बोला है, उन्होंने जनता से माफी मांगनी चाहिए और कानून तो इस पर कार्रवाई करे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने बयान दिया था और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन लिया है, इससे ये तो साफ हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ सियासी रण को साधने की कोशिश थी। तो क्या वजह इसकी मानी जाए? क्या गणेश गोदियाल को जमीनी हकीकत पता चल गई है और वो ये समझते हैं कि सियासी मुकाबला इसी तरीके से जीता जाएगा? बिल्कुल भारती, आपको बता दें कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है और चुनावी हथकंडों को लेकर के सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए ये अपनी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तरह तरह के आरोप लगाते हैं। वो सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के द्वारा, इससे कहीं न कहीं बिना तथ्यहीन जो आरोप लगाया गया है, इसी वजह से बीजेपी ने मजबूती के साथ चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी, क्योंकि गणेश गोदियाल ने सिर्फ आरोप लगाए थे, तथ्य नहीं दे पाए थे। हालांकि ये जरूर ये सही बात है कि पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में
सतपुली में एक 9,321 पेटी शराब बरामद की गई थी, जिसको पर्यवेक्षक के द्वारा, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा उस शराब को पकड़ा है, उसको सील किया गया है। लेकिन ये जो शराब है वो जो जिस फैक्ट्री की है, वो फैक्ट्री जनवरी माह में ही उसको सील कर दिया गया था, सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। इसी वजह से अनिल बलूनी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए आज गणेश गोदियाल को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले से जो राजनीतिक तौर पे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उससे कहीं न कहीं पर्दा हट रहा है और किसी ने जो आरोप लगाए गए थे उस पर अब क्या गणेश गोदियाल के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाता है या फिर साक्ष्य दिए जाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो चुनाव आयोग क्या कानूनी कार्रवाई करेगी, अब ये देखना होगा। बिल्कुल पवन, इस बीच एक बड़ा सवाल यही है कि अगर गणेश गोदियाल का आरोप गलत साबित होता है तो ये कितनी बड़ी मुसीबत कांग्रेस के लिए बन जाएगा। बिल्कुल भारती, क्योंकि यदि ये आरोप गलत होता है और ये झूठा आरोप होता है, तथ्यहीन आरोप होता है, तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत, चुनाव आचार संहिता के जो गाइडलाइन है, चुनावी जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, उसके आधार पर उन पर कार्रवाई होगी। यदि वाकई में कि अपने विरोधी जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है उसकी छवि धूमिल करने, उस पर झूठे आरोप गढ़ करके अपने पक्ष में जनता का मत हासिल करने का उद्देश्य अगर पाया जाता है तो उस पर निश्चित ही चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई। बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर मामला बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और बहुत ज्यादा गंभीर होने वाला है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐलान के बाद सभी पार्टियों का प्रचार और एक दूसरे पर पलटवार भी शुरू हो गया है। वहीं उत्तराखंड में चुनाव पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रचार को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया है और सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दम भी भर रही हैं। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य कहते हैं कि इस बार राज्य में बदलाव की लहर चल रही है और लोग सरकार बदलने की सोच रहे हैं और इस बार कांग्रेस बीजेपी को राज्य की 5 सीटों पर पछाड़ देगी, क्योंकि सरकार ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। और मुद्दों की बात करें तो हमारे पास अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निपथ योजना, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसे कई मुद्दे हैं। वहीं हमारी सरकार लोगों को भले ही ये सोचती हो कि इस बार कांग्रेस राज्य में वापसी करेगी, और आपको बता दें कि कांग्रेस इसको लेकर पूरी पुख्ता स्थिति में बनी हुई है कि इस बार उत्तराखंड में वो वापसी करे। बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में बदलाव के संकेत हैं और हर वर्ग, हर जाति समुदाय के में एक व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं, जो हमारे सांसद चुन के गए हैं, उनका क्या उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या उनका वो जनता के सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। सांसद निधि खर्च नहीं हो पा रही है। सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, आज उसकी दशा कैसी है, दुर्दशा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे मुद्दे आज जनता के दिल में, दिमाग में है और बदलाव होगा। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार को धार देने उत्तराखंड पहुंचे। यहां उनका मसूरी में आयोजित जनसभा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा की ओर से भी माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। पहले तो जेपी नड्डा ने देवभूमि को प्रणाम किया और फिर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में भारत की ताकत को सबने देखा है। दस साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने
राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। सोमवार को उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिवों, उप सचिवों, आईजी और सभी कार्मिकों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। मतदाता शपथ ग्रहण समारोह की मुख्य अतिथि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी कार्मिकों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के सभी कार्मिक 19 अप्रैल को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यह उनका कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने जो उनका स्वीप कार्यक्रम है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में, जो देश में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों को आपस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में काशीपुर के बीजेपी चुनाव कार्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गीता ठाकुर के आने पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गीता ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने देश पर 70 साल तक राज किया, पर उसने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में ही वो सब कर दिखाया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। वहीं उन्होंने अपना संकल्प पत्र पढ़कर सुनाया और राज्य में लागू हुए समान नागरिक कानून की भी बात की और कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में इसका संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया था और कहा गया था कि प्रदेश में सभी को समान अधिकार मिलेगा। यह वादा हमने पूरा भी किया और इस प्रकार से जनता ने हमें भी जो भी काम दिए थे वो सभी मुख्यमंत्री धामी ने पूरे किए हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश की जनता से कहा कि इस बार 19 अप्रैल को कमल के फूल का बटन दबाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। और जिस तरह से खाद्यान्न ये दिया जा रहा है वो आगे भी इस तरह से दिया जाएगा। बिजली, पानी, सड़क, ये जो चीज रह गई है उसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है मोदी जी का ये जो कार्यकाल 10 साल का, उस कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए हमें सरकार को दोबारा लेकर आना है और जो जरूरी है, नहीं तो अगर अटक जाएगा कोई चीज तो दोबारा हम उस चीज को ला नहीं सकते। 70 साल कांग्रेस ने राज करने के बाद भी आज उनकी स्थिति इस तरह की हो गई है कि उनको यही नहीं पता चल रहा है कि हमने किस मुद्दे में बात करनी है। और हमारा मुद्दा सिर्फ ये कि हमें विकास करना है। मोदी जी की और हमारे धामी धाकड़ जिन्होंने यहाँ अपना लागू किया, अपना लागू कर दिया और दोबारा ये एक मेन चीज ये काशीपुर का, जो मैं काशीपुर के लिए कहती हूँ, मेरा भी अपना भी ये एक दिली लगाव रहा है काशीपुर से कि काशीपुर में जो भी योजनाएं रह गई हैं उसको दोबारा से हम लागू कर सके। मैं खुद यहाँ पर आज आपको कह के जा रही हूँ, जिस तरह से चुनाव निपटेंगे उसके बाद मैं खुद भी आपसे इसी तरह से मुलाकात करके ये बताऊंगी कि कौन सी हमारी उपलब्धि रह गई है, जो आगे बढ़नी वो किस तरह से करेंगे। ये खाली चुनावी मुद्दा लेके हम लोग सामने नहीं आए हैं। हमारा टारगेट है कि हम महिलाओं को, युवाओं को और यहाँ की जो मेन परेशानियां हैं उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा तिबारा जितनी बार भी हमें आना पड़ेगा, हम गांव-गांव, घर-घर जाकर यही कह रहे हैं कि उनका भी ये कहना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।